जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आप सभी जानते हैं डेली सुबह 11:30 बजे GK/GS की स्पेशल क्लास होती है, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड या फिर उस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, डेली सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस स्पेशल क्लास की। पूरे धैर्य के साथ अंत तक आप लोग बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लग चुका है, कोशिश करें आंसर देने के लिए। राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद जो है कौन सा है? ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, पेपर में पूछा गया है। आंसर देने का प्रयास करेंगे। साथियों, अगर हम लोग बात करें राजभाषा की, तो इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 343 के तहत किया गया है। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे अनुसूची पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा साथियों, अनुसूची 8वीं में, ठीक है, अनुसूची 8 में जो है राजभाषा का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद पूछे तब आप कहिएगा अनुच्छेद 343, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर दीजिए, महत्वपूर्ण सवाल है, बताएं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है? आप सभी दोस्त याद रखिएगा, अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 के तहत जो है भारतीय संविधान में भारतीय चुनाव आयोग का जो है उल्लेख किया गया है। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, ध्यान रखें। सवाल नंबर तीसरा देखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का विचार जो है कहाँ से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर दीजिएगा। और भाई सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने सभी साथियों के पास, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को तैयार किया जाता है। चलिए आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का। साथियों, अगर हम बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्व की, तो अगर आप देखेंगे तो ये कहाँ से लिया गया है? ये आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और भारतीय संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद अगर आपसे पूछे तो आप कहिएगा कि 36 से 51 के तहत जो है इसका उल्लेख किया गया है। जो भी साथी गए हैं ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। राज्य की नीति निर्देशक तत्व, ये अवधारणा साथियों आयरलैंड से ली गई है, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा साथियों, राज्य की नीति निर्देशक तत्व की स्थापना किस लिए की गई थी? ध्यान रखिएगा, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, ठीक है। अगला सवाल, मौलिक अधिकार का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएं आप लोग। चलिए, अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, फ्रांस, 4 विकल्प आपके सामने दे दिए गए हैं। आप सभी साथी आंसर करिएगा। फंडामेंटल राइट का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वो है साथियों आपका अमेरिका यानी यूएसए के संविधान से लिया गया है। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों, इसका उल्लेख जो है भाग 3 में, भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है। अनुच्छेद अगर आपसे पूछे तो 12 से 35 के तहत इसको रखा गया है। और साथियों, अगर पूछा जाए कि वर्तमान समय में कुल कितने मौलिक अधिकार है, तो ध्यान रखें साथियों 6 मौलिक अधिकार है, ठीक है। मूल संविधान में साथियों 7 मौलिक अधिकार थे, यानी जो संपत्ति का अधिकार था ये आपका 7वां मौलिक अधिकार था, लेकिन इसको हटाकर जो है एक वैधानिक अधिकार बना दिया गया है, यानी अब जो है वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, अमेरिका से ये अवधारणा ली गई है। अगला सवाल, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारत गणराज्य की भाषाएं शामिल हैं? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताएं। अभी साथियों थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था, एक बार कोशिश करें आंसर करने के लिए। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारत गणराज्य की भाषाएं शामिल हैं? तो वो है साथियों आपका 8वीं अनुसूची। ए ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। और साथियों, कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ए ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, संविधान का भाग 4 जो है किससे रिलेटेड है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएं आप लोग। भाग 4 जो है किससे संबंधित है? चलिए, बड़ा साथियों कन्फ्यूजन होता होगा आपको भाग 4 में, ध्यान रखिएगा, भाग 4 में और भाग 4 क में, तो दोनों ये और ये जो भाग है साथियों बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछे कि भाग 4 क में किसका वर्णन किया गया है, आप कहिएगा कि मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है, ठीक है। और भाग 4 की अगर बात किया जाए तो इसमें राज्य की नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है, ठीक है। और साथियों याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्य जो है साथियों ये आपका भाग 4 क में
अनुच्छेद 51 क के तहत इसको रखा गया है मौलिक कर्तव्य को, ठीक है। और तो वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्य की संख्या यदि आप देखेंगे तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं इनका भाग 4 में वर्णन किया गया है अनुच्छेद 36 से 51 के तहत। नोट कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला सवाल, भारतीय संविधान में किस भाग में जो है नागरिकता संबंधित प्रावधान किया गया है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप लोग बताइएगा। नागरिकता का उल्लेख किस भाग में किया गया है आपको पता होना चाहिए, और अनुच्छेद भी आप लोग बता सकते हैं, आंसर कर सकते हैं यहाँ पर। चलिए, तो जो भी दोस्त यहाँ पर गए हैं ऑप्शन नंबर 2 पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, नागरिकता का उल्लेख जो है भाग 2 में किया गया है। भाग 2 में अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 5 से 11 के तहत, ठीक है। ऑप्शन 2 वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करें। 5वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या चीज़ें रखी गई हैं, एक बार कोशिश करिएगा आंसर देने के लिए आप लोग। यहाँ पर ऑप्शन ए दिया है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ऑप्शन 2 दिया है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जो है जनजाति क्षेत्र से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। उसके बाद ऑप्शन 3 दिया है भाषाओं से संबंधित प्रावधान है। ऑप्शन 4 दिया है इनमें से कोई नहीं। एक बार कोशिश करें आंसर देने के लिए। तो जो भी साथी यहाँ पर ए ऑप्शन पर जा रहे हैं वो भाई बिल्कुल उनकी तैयारी बेस्ट है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित प्रावधान किया गया है, ठीक है। किस अनुसूची में? 5वीं अनुसूची में। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अच्छा साथियों, अगर मैं आपसे पूछा जाए कि वर्तमान समय में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं, आप कहिएगा 12 अनुसूचियाँ हैं। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है। अगला सवाल, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम का प्रावधान किया गया है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। और ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। साथियों, यदि आप लोग डेली इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, आप लोग जीके जीएस सेगमेंट में बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे। आप हमारे ऊपर ट्रस्ट करिएगा इस बात के लिए, ठीक है भाई। ज़रूर से ज़रूर आपका बहुत बेहतरीन स्कोर जाएगा यदि आप लोग डेली सुबह 11:30 बजे इस क्लास को कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चन ही कवर किए जा रहे हैं। आप लोग पिछले साल का पेपर उठाकर देखेंगे तो पाएंगे कि इसी आधार पर सवाल पूछे गए हैं। तो अगर हम बात करें साथियों दल बदल विरोधी अधिनियम की, तो इसका उल्लेख अनुसूची 10 में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं भाई। और ये रहा साथियों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखें। प्राचीन गणित की पुस्तक गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखी गई है? क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर आंसर बताइएगा आप लोग। गणित सार संग्रह जो है ये प्राचीन साथियों गणित की पुस्तक है एक, उसका नाम है गणित सार संग्रह। किसके द्वारा लिखी गई है? तो आप लोग ध्यान रखें, महावीराचार्य के द्वारा। किसके द्वारा? महावीराचार्य के द्वारा जो है लिखी गई है। ए ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और ये रहा साथियों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर करिएगा आप लोग। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बताइए, मौर्य वंश का जो है अंतिम शासक कौन था? आप लोग फटाफट आंसर कर सकते हैं। यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? अशोक, बृहद्रथ, बिंदुसार और आपका दिया है पुष्यमित्र शुंग। सभी साथी यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। तो जो भी दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं बृहद्रथ पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा साथियों, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं आपके सामने सवाल नंबर नेक्स्ट है। राजा हर्षवर्धन ने कहाँ पर एक विशाल केंद्र स्थापित किया जिसे भद्र विहार कहा जाता था? बताइएगा, सही उत्तर क्या है बताएं। कन्नौज, मथुरा, काशी, हरिद्वार। 4 विकल्प आपके सामने दे दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजा हर्षवर्धन ने कहाँ पर जो है एक विशाल केंद्र स्थापित किया जिसे जो है भद्र विहार कहा जाता था? ध्यान रखिएगा साथियों, कन्नौज में। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, हर्षवर्धन ने जो है कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई थी और यहीं पर साथियों यानी कन्नौज में ही भद्र विहार नामक बौद्ध अध्ययन केंद्र की स्थापना भी करी थी, ठीक है। अगला सवाल, गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? बता दीजिए, महत्वपूर्ण है और सभी को पता भी होगा। चलिएगा, सही उत्तर क्या है एक बार कोशिश करिएगा साथियों। गीत गोविंद पुस्तक की अगर हम बात करें साथियों तो इसकी रचना 12वीं शताब्दी में, कब? ध्यान से सुनिएगा, इसकी रचना जो है 12वीं शताब्दी में करी गई थी। किसके द्वारा? जयदेव के द्वारा करी गई थी, ठीक है। अच्छा साथियों, ये किस विषय पर ये पुस्तक लिखी गई है?
ध्यान रखिएगा, राधा कृष्ण की भक्ति का जो है इस पुस्तक में वर्णन किया गया है जयदेव के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाले दोस्त यहाँ पर राइट है। अगला सवाल, भारत में पहली ब्रिटिश फैक्ट्री कहाँ शुरू हुई थी, बताइए। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 दिया है आपके सामने और सभी लोग आंसर देने का प्रयास कर दीजिएगा, छाप दीजिएगा आप लोग। चलिए भाई, तो आप देखेंगे साथियों, भारत में जो पहली ब्रिटिश फैक्ट्री थी वो जो है आप देखेंगे यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, सूरत में स्थापित करी गई थी। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस दिन पूर्ण स्वराज मनाया था। चलिए, सभी लोग कोशिश करिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, एक बार कोशिश करें आप लोग आंसर देने के लिए। चलिए साथियों, आप देखेंगे तो पाएंगे कि 1929 में, कब 1929 लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ और 26 जनवरी 1930 को, कब 26 जनवरी 1930 को जो है इसे मनाया गया था। ठीक है, यानी आप कहिएगा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 26 जनवरी 1930 को जो है आप कह सकते हैं कि पहला स्वतंत्रता संग्राम दिवस मनाया गया था और इसीलिए साथियों आप देखेंगे 26 जनवरी को ही प्रत्येक वर्ष जो है स्वतंत्रता दिवस यानी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट साथियों, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में जो है ब्रिटिश नाइटहुड को त्याग दिया। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए आप लोग, सही उत्तर क्या हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है किसके विरोध में ब्रिटिश नाइटहुड को जो है त्याग दिया था। एक बार कोशिश करें आंसर देने के लिए, सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रयास करें। तो आप देखेंगे साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। साथियों आप सभी जानते होंगे 13 अप्रैल 1919 के अमृतसर नरसंहार के विरोध में जो है, यानी इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है, इसके विरोध में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश नाइटहुड को जो है लौटाया था। ठीक है, ये एक प्रकार के साथियों उपाधि थी, इसे जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लौटा दिया गया था। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, मोहम्मद अली और शौकत अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था, बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर, मोहम्मद अली और शौकत अली ने किस आंदोलन का जो है नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या है, एक बार सभी साथी प्रयास करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब दीजिएगा सब लोग। तो भाई यहाँ पर आपका जो सही आंसर है खिलाफत आंदोलन। ठीक है, मोहम्मद अली और शौकत अली ने जो है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर ए जो दिया है राइट आंसर है। अगला सवाल, बारदौली में किसान आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था, बताइए। चलिएगा, सही उत्तर क्या फटाफट बताएं आप लोग। बारदौली में जो है किसान आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था, 1928 में। कब साथियों, 1928 में, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका थर्ड राइट है। अगला सवाल, 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू होने पर बंगाल का गवर्नर जो है कौन था। 1793 में जो है अस्थाई बंदोबस्त लागू होने पर बंगाल का जो है गवर्नर कौन था, याद रखें साथियों, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन था भाई, लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ऑप्शन सेकंड आपका राइट है। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या है, फटाफट दीजिएगा आप लोग। साथियों आप देखेंगे पंडित बिरजू महाराज जो है ये किस घराने से संबंधित है, ये जो है लखनऊ घराने से संबंधित है। कहाँ भाई, लखनऊ घराने से संबंधित है। ठीक है, और ये महान जो है कथक नर्तक थे। कौन भाई, कथक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यानी कथक से संबंधित थे पंडित बिरजू महाराज जी। ऑप्शन सेकंड राइट है। उत्तर प्रदेश और बिहार में एक लोकप्रिय मानसून मनोरंजन जो है कौन सा है, कजरी है, बिरहा है, और यहाँ पर दिया सारंग दरिया रशिया। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताएंगे आप लोग। चलिए भाई, लाइक की संख्या बढ़ाते चलिएगा आप लोग। ठीक है, इसमें कोई पैसा कोई चार्ज नहीं लगता, हमारा मनोबल बढ़ता है, आपके लिए बेहतर चीज़ें लाने का प्रयास करते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में एक लोकप्रिय मानसून मनोरंजन जो है कौन सा है, तो वो है साथियों आपका कजरी। कौन सा भाई, कजरी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। आप जानते होंगे साथियों कजरी जो है महिलाएं मानसून के आने पर गाए जाने वाला पारंपरिक लोकगीत है। अगला सवाल देखिएगा, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के लिए विख्यात थे, बताइए। पंडित रविशंकर जो है किस वाद्य यंत्र के लिए विख्यात थे, सितार, तबला, वायलिन, इनमें से कोई नहीं। फटाफट आंसर दीजिएगा आप लोग।
आप देखेंगे साथियों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सितार वादक थे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। साथियों रविशंकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है प्रसिद्ध भारतीय सितार वादक थे, ठीक है। तो ए विकल्प वाले दोस्त यहाँ पर राइट है। लठमार होली कहाँ पर मनाई जाती है? चलिए 23 का आंसर बताएं। लठमार होली जो है कहाँ पर मनाई जाती है? 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथी कोशिश करें। चलिए तो साथियों ये लठमार होली जो है ये आपका बरसाना और नंदगांव में जो है मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। लखनवी शैली का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? 24 का आंसर बताएं। लखनवी शैली का सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन है? बड़ा इमामबाड़ा, अटाला मस्जिद, फतेहपुर सिकरी, इनमें से कोई नहीं। चलिए बड़ा इमामबाड़ा यानी इसे भूल भुलैया के नाम से भी जानते हैं, इसमें बहुत सारी सकरी गलियां हैं। तो अगर आप गए होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा भाई, ये लखनऊ में पड़ता है आपका बड़ा इमामबाड़ा। ऐसे कौन लोग हैं भाई जो गए हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये ऑप्शन राइट है। काशी विश्वनाथ मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है? बताइए काशी विश्वनाथ मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है? सभी को पता होगा, आगरा, वाराणसी, अलीगढ़, लखनऊ। चलिए अब ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बता सकते हो। तो काशी विश्वनाथ मंदिर जो है ये आपका वाराणसी में स्थित है। कहाँ पर साथियों? ये भगवान भोलेनाथ का जो है जो आप ज्योतिर्लिंग है, आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन वाले साथी करेक्ट है। अगला सवाल, कन्हेरी की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? बताइए 26 का आंसर बताइए। कन्हेरी की गुफाएं जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है? मुंबई, पुणे, आगरा, मध्य प्रदेश। चलिए सही उत्तर क्या है? फटाफट कोशिश करिएगा आप लोग। कन्हेरी की गुफाएं साथियों ये आपका मुंबई में स्थित है, ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर ए वाले साथी राइट है। अगला सवाल, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में अरेबिका कॉफ़ी उगाई जाती है? बताइए अरेबिका कॉफ़ी जो है ये कहाँ पर उगाई जाती है? कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में, उत्तराखंड में और आपका असम में। चलिए साथियों आप देखेंगे तो पाएंगे कि भारत में जो है 60% से अधिक, क्या भाई 60% से अधिक अरेबिका कॉफ़ी जो है कर्नाटक में उगाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, भारत में रागी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य जो है कौन सा है? बताइए। चलिए फटाफट आंसर दीजिएगा। रागी का उत्पादन राज्य जो है कौन है? आप लोग बताएंगे। कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका साथी हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई? आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्या भाई? बताइए कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए राइट है, कर्नाटक ए ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है सिंचाई का क्षेत्रफल अधिकतम है? बताइए निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है सिंचाई का क्षेत्रफल जो है अधिकतम है? 29 का राइट आंसर क्या है बताएं? पंजाब, हरियाणा, गुजरात, बिहार। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों ये है आपका पंजाब। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला सवाल, खरीफ फसल किस मौसम में उगाई जाती है? बताइएगा खरीफ की फसल जो है किस मौसम में उगाई जाती है? फटाफट आंसर दीजिएगा। चलिए सही उत्तर क्या है? फटाफट आंसर देने का प्रयास करें। आप देखेंगे तो साथियों ये आपका मानसून में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अच्छा आप बता सकते हो खरीफ की फसलें कौन कौन सी होती हैं? साथियों आपकी जो खरीफ की फसलें होती है ध्यान रखिएगा, धान हो गया आपका, मक्का, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, कपास, मूंगफली, अरहर, ये सभी क्या है साथियों? ये सभी जो है आपका खरीफ की फसलें होती हैं, ठीक है। अगला सवाल ये रहा, यहाँ पर दिया है किस फाइबर को गोल्डन फाइबर कहा जाता है? बताइएगा किस फाइबर रेशे को गोल्डन फाइबर कहा जाता है? फटाफट छापिएगा आंसर। कपास, जूट, ऊन और यहाँ पर दिया इनमें से कोई नहीं, फटाफट बताएं। चलिए गोल्डन फाइबर साथियों किसे कहते हैं? आप जानते होंगे जूट को। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी एक बगान फसल है? बताइए 32 का आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी जो है एक बगान फसल है? पता होना चाहिए आपको। गेहूं, कॉफ़ी, जूट, गन्ना। सही उत्तर क्या है दोस्तों? आपका राइट आंसर हो जाएगा कॉफ़ी। ऑप्शन सेकंड राइट है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 33, हीराकुंड परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है? बताइए हीराकुंड जो है ये आपका किस नदी पर स्थित है? फटाफट आंसर देने का प्रयास करें। चलिए साथियों हीराकुंड बांध जो है, हीराकुंड परियोजना जो है ये आपका महानदी पर स्थित है। और कहाँ पर साथियों? उड़ीसा राज्य में। कहाँ पर? उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन नंबर ए वाले साथी राइट है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है भारत के साथ सबसे बड़ी सीमा रेखा साझा करता है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, इनमें से कोई नहीं। चलिए
निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है भारत के साथ सबसे बड़ी सीमा साझा करता है? तो वो है साथियों आपका बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर बी ए करेक्ट हो जाएगा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और उसकी मुद्रा क्या है? टका है। अगला सवाल देखिएगा, ये रहा आपके सामने साथियों, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? चलिए, भारत में जो है सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? 35 का सटीक का उत्तर क्या हो जाएगा? छाप दीजिएगा आप लोग आंसर। तो जो भी दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं इंदिरा गांधी नहर पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ध्यान रखें, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला सवाल, मोती बाजार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है कौन सा है? बताइए, मोती जो है बाजार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है कौन सा है? फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा। साथियों, भारत में जो है जो कृत्रिम मोती उत्पादन में जो है तमिलनाडु सबसे नंबर 1 पर। कौन भाई? तमिलनाडु सबसे नंबर 1 पर है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में बाल लिंगानुपात सबसे अधिक है? बताइए, फटाफट आंसर दीजिएगा आप लोग। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में बाल लिंगानुपात सबसे अधिक है? सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? एक बार कोशिश करें आंसर देने के लिए। तो भाई 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। भारत में जनजातीय जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? बताइए, सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या जो है कहाँ पर पाई जाती है? मध्य प्रदेश में, नागालैंड में, गुजरात में और आपका दिया है तमिलनाडु में। 38 का राइट आंसर क्या है? सभी साथी कोशिश करें आंसर देने के लिए। चलिए, भारत में जनजातीय जनसंख्या सर्वाधिक जो है कहाँ पाई जाती है? 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका साथियों एमपी। क्या भाई? एमपी है, मध्य प्रदेश है। विकल्प ए आपका राइट आंसर है। अगला सवाल, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? 39 का आंसर बताएं। नागार्जुन सागर बांध जो है ये आपका किस नदी पर स्थित है? फटाफट आंसर देने का प्रयास करिएगा। कृष्णा, गोदावरी, यमुना, इनमें से कोई नहीं आप देखेंगे तो यहाँ पर ए विकल्प आपका राइट है। और आज की क्लास का ये लास्ट सवाल है, इसका आंसर आप लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 का। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? देखते हैं ऐसे कितने साथी जो आंसर करते हैं। ठीक है, तो ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक की संख्या आप लोग जरूर बढ़ा दीजिएगा, अपने साथियों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। यदि आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी स्टेट से हैं, जरूर जुड़िएगा। निश्चित रूप से साथियों यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।